नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TP न्यूज। अब वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जब नीरज चोपड़ा को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दोहा डायमंड लीग 2025 को लेकर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का परिणाम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए बधाई दी है। यह उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का परिणाम है। भारत उत्साहित और गौरवान्वित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए बधाई दी है। और यह उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का परिणाम है, जो भारत उत्साहित और गौरवान्वित है। खबर हरिद्वार से है, जो तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर बोले हैं सीएम धामी, जहां उन्होंने कहा कि मैं सभी सशस्त्र बलों और जवानों का अभिनंदन करता हूं। दरअसल खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर कहा कि मैं भारत के सैनिकों, भारतीय सेना और सभी सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि वे भारत की तरफ देखेंगे भी नहीं। वह इनकी स्पष्ट नीति के कारण ही हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल हुए हैं। वही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन करने का अवसर है। अब अगली खबर आपको बता दें, जो सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भाग लिया और उन्होंने कहा कि युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना इसका उद्देश्य है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में भाग लिया और इस रैली का उद्देश्य सेना के वीर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराकर रैली की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को एकजुट होकर देश सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र और पूर्व सैनिक शामिल हुए। रैली का माहौल जोश और देशभक्ति से भरा रहा। श्री भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में भाग लिया और इस रैली का उद्देश्य सेना के वीर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराकर रैली की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को एकजुट होकर देश सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र और पूर्व सैनिक शामिल हुए। रैली का माहौल जोश और देशभक्ति से भरा रहा। अब खबर कोलकाता से है, जहां विकास भवन के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां एसएससी भर्ती मामले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी बताई जा रही है। दरअसल कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एसएससी की भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के विरोध में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने विकास भवन के बाहर 11वें दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हुई है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो एनआईए की महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आईईडी बनाने और परीक्षण से जुड़े मामले पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 भगोड़ों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और एनआईए ने इसकी जानकारी दी है।
दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी बनाने और परीक्षण से जुड़े 2023 के मामले में प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकी संगठन के स्लीपर मॉड्यूल के सदस्यों के रूप में पहचाने गए 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तल्हा खान के रूप में पहचाने गए दोनों लोगों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T2 पर आव्रजन ब्यूरो ने उस समय रोका है जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे छिपे हुए थे। और इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार किया है और इस संबंध में एनआईए ने इसकी जानकारी दी है। खबर शिमला हिमाचल प्रदेश से है, जहां शिमला में बिरसी मेले का आयोजन किया गया, जो नई फसल के आगमन को लेकर ये आयोजन किया गया और इसमें स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। दरअसल शिमला हिमाचल प्रदेश रामपुर बुशहर के शनेरी में बिरसी मेले का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान नई फसल के आगमन और आगामी फसल की अच्छी उपज को लेकर स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। खबर जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां उन्होंने कई ठिकानों पर छापेमारी की है और आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। खबर जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने शुक्रवार को मध्य कश्मीर और उत्तर कश्मीर की विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और यह कार्रवाई आतंकी गतिविधियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई है। वहीं अधिकारियों के अनुसार छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में की गई यह कार्रवाई क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूछताछ और जांच जारी है। खबर जम्मू कश्मीर से में है, जहां पर ऐसे एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एसआईए ने शुक्रवार को मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है और ये कार्रवाई आतंकी गतिविधियों और उनके नेटवर्क से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों के अनुसार छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में की गई है कार्रवाई क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और पूछताछ और जांच अभी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने की बात कही है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मोदी जी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वो जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, छिपकर नहीं करते। वहीं आज पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किसने किया है? वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है और उनके एयरबेस पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं। वहीं आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। भारत की ताकत, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी है और इस देश की जनता समझदार है और देश की जनता हमारी भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये भारत का गठबंधन नहीं है, ये ईडी गठबंधन है। ये पहले ही टूट चुका है और ये आज नहीं है। ये कैसा गठबंधन है अगर ये भारतीय सेना पर सवाल उठाता है? अब खबर दिल्ली से है, जो शालीमार बाग में जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। वहीं पर हजारों निवासियों को मिलेगी इससे स्वच्छ जल की सुविधा। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित सिंगलपुर गांव में नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है और इस परियोजना से क्षेत्र के हजारों निवासियों को स्वच्छ जल की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों और अधिकारियों ने भी भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पाइपलाइन जल संकट से जूझ रहे इलाकों के लिए राहत का काम करेगी और जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि अभी तक हम पिछली सरकार की देनदारियों का भुगतान कर रहे थे, वहीं हमारी सरकार की मंशा जनता के कल्याण की है। वहीं जनता के हित के काम होना चाहिए और कोई काम रुकना नहीं चाहिए और हर काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। और बता दूं, जो सीनियर सिटीजन है पूरी दिल्ली के, उनको ये कहा गया कि जी आपको हम एक जो गवर्नमेंट की ओर से ग्रांट देते, तो सारे सीनियर सिटीजन टकटकी लगा के बैठे थे कि भाई हमारी ग्रांट मिलेगी, हमारी ग्रांट मिलेगी, जो 5-6 साल से रुकी हुई थी। जब हमने सरकार की ओर से वो सारा का सारा खुलवाया तो पता चला कि उन्होंने तो वो योजना ही बंद कर दी थी। 5 साल से वो योजना बंद है, जिसके इंतजार में दिल्ली के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब उस योजना को दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार ने फाइल चलाई है। अब उसे शुरू करेंगे, फिर वो जो पुराना पेंडिंग जो करोड़ों रुपए बुजुर्गों के सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के हैं, उसको अब सरकार देगी। तो बताइए, अभी तक तो पिछली सरकारों की लायबिलिटीज को ही हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार की मंशा जनता के हित की है। जनता के हित में हर एक काम होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। अब अगली खबर भाजपा नेता दिलीप घोष से जुड़ी है, जहां उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बोले हैं दिलीप घोष। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में बन रहा कंटेंट लोगों को भ्रमित कर रहा है। दरअसल भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि देश और दुनिया में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर जिस प्रकार कंटेंट बन रहा है वो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसमें दुनिया के सामने सही तथ्य लाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया है। अगर दुनिया में कोई गलत संदेश गया है तो ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि लड़ाई क्यों हुई और इसे क्यों रोका गया, किसने क्या भूमिका निभाई। आज दुनिया एक परिवार की तरह हो गई है और इसमें कोई गलतफहमी ना रहे, इसके लिए सब कुछ स्पष्ट किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल दुनिया में और देश में भारत पाकिस्तान लड़ाई को लेकर जिस प्रकार कंटेंट बन रहा है, जिस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, सरकार का जिम्मेदारी है सही चित्र सामने लाने के लिए, देश के लोगों के सामने भी लाना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया देश को, माननीय रक्षा मंत्री ने भी बार बार विषय को बता रहे, और भी अलग अलग सोर्सेज से दुनिया में भी जो गलत संदेश कहीं गया हो तो लोगों के सामने साफ होना चाहिए। लड़ाई क्यों है, लड़ाई क्यों रोका गया है, किसका क्या हुआ है, किस किस का क्या रोल था उस समय, ये हमारी सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया एक परिवार जैसा हो गया है, अलग अलग कारणों से साथ में चलना पड़ता है, आपस में गलतफहमी ना हो और उसके अंदर जो जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं ये सब उजागर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा है और उसमें सर्वदलीय जो प्रतिनिधि भी साथ जाने वाले हैं। जिस प्रकार लड़ाई के समय सरकार के साथ थे, आज देश के साथ रहे। आज की जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। वहीं ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव आए और जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद फैलाने के बावजूद IMF से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत का साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा था। वहीं अफगानिस्तान के भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुत्तकी की बातचीत इसी नई भूमि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है और ये पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया है। तो चलिए इस बातचीत के क्या मायने हैं जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के
अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा। और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं, और इन्हीं अभिशापों में से एक प्रदूषण है। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज विश्व के अधिकांश देश प्रदूषण के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उसके कारण डूबने के कगार पर आ चुके हैं। उनका संतृप्त खतरे में पड़ चुका है, जहां इस समस्या से भारत भी बचा हुआ नहीं है। भारत में इसी समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है, जो आज हम विस्तार से समझेंगे। आखिर पॉल्यूशन क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे बचने का क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो हर एक बिंदु को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में
365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार, वहीं प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था, लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम, इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा। क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है।
सुधार के उपाय। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है। अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।